बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की सैमडी कैट सीरीज़ में हम आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कौन से कोर्स कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको ये बता दूं, आप फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हो, उसका नाम भी केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये कोर्स कंटेंट जो है उसी चैप्टर से लिया गया है। देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शंस के दौरान फॉरवर्ड और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन पे के दौरान उसके करैक्टरिस्टिक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन के क्या हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। और उसके अंदर जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट क्या होगा, और स्टैटिक या डायनामिक जैसे बता दिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट, ले चैटलियर प्रिंसिपल। यस, रिवर्सिबल रेट ऑफ रिएक्शन या रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन और फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन को कंबाइन करें तो रिवर्सिबल रिएक्शंस बनते हैं। जब सिस्टम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे होता है तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे अगर हम उस स्टेट को किसी तरीके से चेंज करें, वो चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करके, सिस्टम में कुछ ऐड करके, सिस्टम में कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट निकाल के। तो आप किसी तरीके से भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करोगे तो उस पे स्ट्रेस अप्लाई होगी और इस सिस्टम जो होगा उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ये स्टडी किया जाएगा ले चैटलियर प्रिंसिपल में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, और कैटालिसिस को कैसे इफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को, रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडीड इन ले चैटलियर प्रिंसिपल। और इम्पॉर्टेंट है, आपको एक रिएक्शन आएगा एमसीक्यू के दौरान और वो उस पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछ सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछ सकता है, एमसीक्यू भी देखेंगे उसमें भी आएगा। नेक्स्ट है डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी, रिवर्सिबल रिएक्शंस पे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की रेशो को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, यस Kc, अब किसी भी रिएक्शन का Kc कैसे डिराइव करेंगे ये देखा जाएगा। कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिंपल, Kc मैंने बताया concentration of product of concentration of products to the concentration of reactants। आप इनकी वैल्यूज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो इनकी वैल्यूज होंगी वो रखेंगे तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। जी, कैसी पता हो आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज पता थी तो कैसी फाइंड हो सकता था। कंडीशन यूज्ड इन हाबर प्रोसेस। जी, हाबर प्रोसेस इज अ प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस के दौरान स्टूडेंट्स टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके दौरान हम कौन कौन से कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस अप्लाई की जा सकती हैं कि हम अमोनिया की सिंथेसिस को, अमोनिया की यील्ड को बढ़ा सकें। ले चैटलियर प्रिंसिपल इसका बारे में क्या बताता है और हम एक्चुअल इंडस्ट्री में कौन सी कंडीशंस अप्लाई करते हैं ताकि हमें अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, वो हम स्टडी करेंगे। क्योंकि अमोनिया जो है सिंथेसिस बेटा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए इसको इसी चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। क्वालिटेटिवली द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स एंड बेसिस। जी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का बिहेवियर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस का बिहेवियर कैसा होता है, वो वाटर के अंदर आयोनाइज होते हैं, ये स्टडी करेंगे। कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, फिर उनसे रिलेटेड पीएच और पीओएच की टर्म्स देखेंगे, वो नीचे लिखी भी हुई हैं। टर्म्स डिफाइन करेंगे हम इनको और एक्चुअली हम देखेंगे कि पीएच के बढ़ने या कम होने से एसिड के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, उसकी क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। पीएच है, के क्वांटिटेटिव अगर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है उसके लिए के टर्म यूज़ करते हैं। इस तरह के भी है, बेस के लिए यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली पी के और पी के बी। इन्हीं को जब हम
नेगेटिव लॉग में लेते हैं तो उनको पीके भी कहते हैं, KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी इनको डिफाइन करना है और इनको रिलेट करना है स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रॉन्ग है तो वैल्यू क्या होगी, वीक है तो वैल्यू क्या होगी। एचाइन जी एसिड वाटर में डिसॉल्व करते हैं एक्वा सोल्यूशन, बेस वाटर में डिसॉल्व करते हैं एक्वा सोल्यूशन, पीएच पीओएच जब नेगेटिव लॉग लेते हैं मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो पीएच एंड पीओएच। वैल्यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस। बेटा मुश्किल नहीं, सिंपल है। डेफिनेशंस देखेंगे, आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एसिड्स के बारे में देख लेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाए तो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होता है। ठीक है जी, हम देखते हैं इस चैप्टर में से किस तरह के एमसीक्यू आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू पे गौर करें, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। कहता फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया हुआ है आपके सामने, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बनती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये प्रोसेस आप समझें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, द पोजीशन of a reversible reaction at which rate of forward reaction becomes equal to rate of reversible reaction। कहता है the forward reaction is exothermic, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है तो इसके दौरान हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। ये बात याद रख लें, उसने खुद बता दिया आपको। कहता जब ये रिएक्ट करके ये बनाता है एक्सोथर्मिक है। अब कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट। उसने खुद ही बता दिया जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सिस्टम लेफ्ट रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देगा। जाहिर बात है, सिस्टम लेफ्ट की तरफ जब मूव करेगा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो अब कहता है बिकॉज, क्योंकि। रीजन देखते हैं जी हम, इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक रीजन होगी। देखिए जरा, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिक्रीजेज। कहता है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 डिक्रीज एंड SO3 इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। ये इसके साथ भी है, 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 राइट। चारों के साथ एट द एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीज आपने याद रखना है। उसने क्वेश्चन में बता दिया। पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि ये दोनों डिक्रीज करते हैं और ये इंक्रीज करता है। नहीं जी, उसने बेटा जो क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया कि लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट की तरफ मूव करने से मुराद ये तो नहीं कि ये डिक्रीज करते हैं, ये तो इंक्रीज करते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 इंक्रीज। ये ठीक है, जब वो लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन SO2 और O2 इंक्रीज करेगी एंड कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिक्रीज। यस, ये डिक्रीज करेगी और ये इंक्रीज करेगी, तभी रिएक्शन लेफ्ट की तरफ आएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, राइट। लेशलियर प्रिंसिपल कहता है इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर आपने इस प्रोसेस को फॉरवर्ड करवाना होता तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता, लेकिन चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया है इसलिए रिएक्शन बैक जाएगा लेफ्ट की तरफ। और उसकी रीज़न हमने ढूंढ ली है, बिकॉज क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ेगी और सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी। दूसरे ऑप्शन नहीं होंगे, वैसे हम स्टडी कर लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इंक्रीज, यस बढ़ती है, लेकिन आगे कहता है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 स्टेज सेम। नहीं जी, अगर ये बेटा सेम रहेगी ये कैसे बढ़ सकती है, पॉसिबल नहीं है ना, अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
नेक्स्ट देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ SO3, SO2 एंड O2 इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। कैसे हो सकता है हम कुछ डालें ना और तीनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट MCQ कहता है द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, उसके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट एट 298 केल्विन पे रेज टू द पार ऑफ देयर रिलेटिव कंसंट्रेशन। उसकी रिलेटिव कंसंट्रेशन के ऊपर पार हैं, जो कि जब उसकी इक्वेशन लिखेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स, जो आयंस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, वो कंसंट्रेशन की पावर बन जाएंगी। तो बताएं जी वो कहता क्या है? सिंपल डेफिनेशन पढ़ी हुई है आपने। किसकी डेफिनेशन है? आप फ़ौरन से क्लिक करेंगे सर KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की ये डेफिनेशन है। बहुत ही सिंपल MCQ था। के बेटा ये तो होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, KB क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट वाटर इज जी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहता है प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, बट वाटर इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, इट कैन आल्सो डोनेट अ प्रोटॉन। एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। और आपने डेफिनेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करने की सलाहियत रखती हो और देने की सलाहियत भी रखती हो, आप उसे क्या कहते हैं बेटा? एम्फोटेरिक स्पीशीज, राइट। बहुत ही इजी MCQ थे, पहला थोड़ा सा टेक्निकल था। कुछ MCQ हम और देखते हैं। MCQ देखिए, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन जब करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें ये प्रोसेस होता है जिसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील होती है। कहता है दिस रिएक्शन इज गिवन एज, लिखा हुआ है। तो देखो जी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ली शैडलियर प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू ली शैडलियर प्रिंसिपल, पहले बात कर चुके हैं। राइज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या करता है? फेवर्स द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑप्शन देख लेते हैं, रिएक्शन मस्ट नॉट बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये तो हो नहीं सकता। रिएक्शन एंडोथर्मिक हो और एक्सोथर्मिक हो तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा बेटा लाजमी। रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, ज़रूरी तो नहीं, कम या ज़्यादा टेम्परेचर पे कैरी कर सकते हैं इसको। कहता है रिएक्शन मस्ट बी कैरिड एट लो टेम्परेचर। रिएक्शन को अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करना हो तो किस टेम्परेचर पे करना चाहिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, ऑप्शन आएगा जी। नेक्स्ट है रिएक्शन मस्ट बी कैरिड एट हाई टेम्परेचर, नहीं जी, हाई टेम्परेचर पे अगर परफॉर्म करेंगे तो ये रिएक्शन बैक जाएगा, यानी NO2 बैक कन्वर्ट होगी NO में और O2 में, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं MCQ। कहता विच वन ऑफ देम इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन फॉर KSP। KSP मीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सिल्वर क्लोराइड बेटा एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, यहाँ मेंशन नहीं है, जाहिर बात है वो डिसॉल्व किस में होगा? वाटर में होगा, एक्वस, बहुत थोड़ी सी मिकदार में ये चीज़ें बनेंगी, राइट। कहता जी कौन सी इक्वेशन जो है इसमें जो है वो सही रिप्रेजेंटेशन कर रही है KSP की? बेटा KC होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कई दफ़ा बता चुका हूँ, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर हमने डायरेक्ट KC पे चले गए हैं, उस KC को बाद में KSP में तब्दील किया जाता है। कहता ये नहीं जी,
ये बेटा केसी की रिप्रेजेंटेशन है, केएसपी की नहीं। केसी यहां होता, ये तो उसकी भी नहीं है, ये रिएक्टेंट ऊपर लिखा हुआ है और प्रोडक्ट नीचे लिखा हुआ है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये तो हम वैसे निगलेक्ट कर लेते हैं। इसको देखते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये केसी की प्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ये ठीक है, लेकिन ये है केसी की और हम केएसपी देखना चाहते हैं। केएसपी अगर इसको केसी लिखता तो ठीक था, तो फिर ये सिल्वर क्लोराइड इसके साथ मल्टीप्लाई करता, देन हमें केएसपी मिलती। तो इसका मतलब है केएसपी में जस्ट ये आयंस होने चाहिए। दिस इज द ऑप्शन। केएसपी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस sparingly soluble salts raised to par equal to the coefficient of balance chemical equation। यहाँ पर चूंकि 1 है तो यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी बेटा, ये डेफिनेशन ही जो हमने लास्ट MCQs में पढ़ी थी वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही आंसर बनेगा, ठीक है। और ये तो हो ही नहीं सकता KSP, इसमें जस्ट उन्होंने रिएक्टेंट लिख दिया। क्लियर है? इसी तरह के बेटा सिंपल MCQ ही आएंगे। आपने अगर कंसेप्चुअली पढ़ा होगा, उसको टैक्ट होता है MCQ को सॉल्व करने का। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके पास जो हैंड बुक्स हैं, आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है, आप जाइए प्ले स्टोर पे, MDCAT पेपर्स निकाल लीजिए, आप प्ले स्टोर से क्वेश्चंस निकाल लीजिए, ठीक है। आपको बहुत से क्वेश्चंस नेट पे मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 चैप्टर हमने फिज़िकल केमिस्ट्री का कर लिया है और हम नेक्स्ट 8 चैप्टर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।